नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी और अहम खबरों का। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में बीएसएफ के बीच पहुंचे। इस दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। हम अब रक्षात्मक जवाब देते रहे हैं। हमने पहली बार उरी आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान में घुसकर दिया था। उरी से ज्यादा कठोर जवाब अंदर घुसकर बालाकोट में दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने मजबूत जवाब दिया। इस मौके पर मोदी सरकार की बात करते हुए अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार से पहले पाकिस्तान को कभी भी उचित जवाब नहीं दिया गया। कई दशकों से भारत पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। दशकों तक पाकिस्तान ने कई घटनाएं की, लेकिन उचित जवाब नहीं दिया गया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। उरी में आतंकवादी हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के ठिकाने में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पहली बार उचित जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताते हुए अमित शाह ने कहा, 8 मई को 2 बड़े आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। हमने ना तो सेना और ना ही एयरबेस को छुआ है। हमने सिर्फ आतंकी अड्डों पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि आतंकी हमला उनकी सेना पर हुआ है। पाकिस्तान ने आतंकी कार्रवाई के खिलाफ हम पर सैन्य कार्रवाई की। हमने 9 तारीख को उनके एयरबेस को उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन है। जब ये तीनों मिलते हैं तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। पूरे देश में एक बार फिर कोविड-19 का संकट मंडरा रहा है। इसी के चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सख्ती से घर के अंदर रहने की सलाह दी है। साथ ही संक्रमण ना फैले और जिन हालातों का देश ने पहले सामना किया था वो फिर से पैदा ना हो जाए, इसी के चलते सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और साथ ही प्रार्थना भी की है। सभी से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर सभी लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें, ऐसा कहा जा रहा है। कोविड-19 के समय बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इससे अधिक बचने की जरूरत है। इसी के चलते एडवाइजरी में कहा गया है कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सख्ती से घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से हाथ धोएं, खांसते और छींकते समय मुंह ढकें और अपने चेहरे को छूने से बचें। ज्यादा वायरल फैलने वाले इलाकों में मास्क पहनें। अगर आप भीड़भाड़ वाले या खराब हवादार स्थान पर हैं तो मास्क पहनने से वायरस के प्रयास को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच करवाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कोविड-19 के टेस्ट की अहमियत बताते हुए कहा गया है कि कोविड-19 मामलों की जल्द पहचान करने और उन्हें अलग करने में जांच एक महत्वपूर्ण कदम है। कोविड प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति को जांच करवानी चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों की पोल खोलने रूस पहुंचे भारतीय डेलीगेशन के विमान को राजधानी मॉस्को में चक्कर लगाना पड़ गया। दरअसल डीएमके सांसद केनिमोय के नेतृत्व वाला डेलीगेशन ने जैसे ही मॉस्को में एंटर किया वैसे ही यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की वजह से मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई। रूस के इस फैसले की वजह से भारतीय डेलीगेशन का विमान कई मिनटों तक हवा में ही चक्कर काटने लगा। आखिर में जब ग्रीन सिग्नल हुआ तो विमान को मॉस्को में लैंड करवाया गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद सभी सांसदों और मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार ने उनका स्वागत किया। सभी सांसदों का काम रूस की सरकार, वरिष्ठ सांसदों, अधिकारियों और एक्सपर्ट को पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के बारे में जानकारी देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में जनता को संबोधित करते हुए 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। इस हमले में आतंकियों ने बेगुनाह लोगों की जान ले ली और कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। इस कायराना हमले के जवाब में भारत ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। पीएम मोदी ने कहा, 22 मिनट के अंदर आतंकियों के 9 ठिकाने नष्ट कर दिए गए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सेना की बहादुरी और साहस का सबूत है। उन्होंने इस मौके पर पहलगाम शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए पीएम ने यह भी कह दिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है, ये सभी ने देख लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को जाबाज सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए गए। बता दें कि भारत ने अपने वीरों को सम्मानित करने के लिए कई तरह के वीरता पुरस्कार
दिए जाने की बात कही है। इसमें से कई पुरस्कार युद्ध काल में अदम्य साहस और वीरता के लिए दिए जाते हैं, तो कई पुरस्कार शांति के दौरान उल्लेखनीय वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं। युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। इसकी स्थापना वैसे तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, लेकिन इसे 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी किया गया था। इस कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र। इसे भी 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया था। युद्धकालीन तीसरा वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, जिसकी शुरुआत भी पीवीसी और एमवीसी के साथ ही की गई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को छूट दी, चाहे वो 1950 का नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता या फिर 1975 का शिमला समझौता। हम संसद में भी रक्षा की रणनीति पर चर्चा नहीं करते, लेकिन 1991 में जब आप चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसे लागू किया गया और आपने लिखा कि सेना, नौसेना कहां तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी। ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। इस देश के बाहर के तत्वों से तो लड़ाई जारी है, लेकिन देश के भीतर के ऐसे तत्वों पर भी कार्रवाई करने का समय आ गया है। अब इसी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पहली बात, निशिकांत दुबे बार बार अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जबकि 1991 का समझौता अप्रैल 1991 में हुआ था। साथ ही यह समझौता शांति काल के लिए था, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांति काल के दौरान कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। अब हम पर आतंकी हमला हुआ था और हमने उसका आक्रामकता से जवाब दिया। पहली बात कि भाजपा और निशिकांत दुबे ये स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सूचना दी और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सच है। दूसरा समझौता शांतिकाल के लिए था, लेकिन जब जयशंकर ने सूचना दी उस वक्त युद्ध जैसे हालात थे। पाकिस्तान की सेना पर आतंकी संगठनों को पालने पोसने के आरोप लगते रहते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भारत के खिलाफ जहर उगलते और आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वीडियो पाकिस्तान सेना के एक शीर्ष अधिकारी का है, जो एक इवेंट के दौरान वही भाषा और शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूर्व में आतंकी हाफिज सईद कर चुका है। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ही है, बस बोलने वाले अलग हैं। वीडियो पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का है, जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। इस बयान को भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह सख्त कदम उठाया था। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का यह बयान बिल्कुल आतंकी हाफिज सईद के पुराने बयान जैसा है, जिसने कहा था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम आपकी सांसें रोक देंगे और फिर इन नदियों में खून बहेगा। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सेना के अधिकारी और आतंकी की भाषा में इतनी समानता पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार की रात से बृहस्पतिवार सुबह तक के बीच लगभग पूरे प्रदेश में आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। इस बीच पेड़ और दीवार गिरने से हुए हादसे में 51 लोगों की जान चली गई। बिजली के पोल टूटने से आपूर्ति बाधित हुई। बुलंदशहर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। आगरा, अलीगढ़ क्षेत्र के साथ ही प्रदेश के अन्य पूर्वी इलाकों में भी 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली। इससे कई इलाकों में टीन की छत और छप्पर उड़ गए। राजधानी लखनऊ के साथ अवध के 12 जिलों में बुधवार देर रात आंधी के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आज 65 से ज्यादा जिलों में तेज रफ्तार हवाएं चलने और बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों के अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और साथ ही राहत कार्य पर नजर रखें। आपदा से जनहानि और पशुहानि में प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करें। घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। साथ ही सर्वे कराकर फसल को नुकसान का आकलन करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजें, ताकि इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।